हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निहारिका क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में प्रस्तावना के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ठीक है। संविधान सभा को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रस्तावना को मैंने कल कंप्लीट सुनाया था, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाला है। तो आज हम उसी प्रस्तावना को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि हम प्रस्तावना से कुछ तथ्यात्मक जानकारी और कुछ सैद्धांतिक जानकारी या थ्योरेटिकल नॉलेज हम लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये प्रस्तावना, ये क्लास जो है पूरी की पूरी जो है प्रस्तावना पर बेस होगी कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जो है संविधान को शक्ति देती है और उस शक्ति का स्रोत क्या है, हमारा जो भारत देश है उसका स्वरूप क्या है, ठीक है, यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, वो सारी चीज़ें हम प्रस्तावना में देखेंगे। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल प्रस्तावना के बारे में पूरी प्रस्तावना बोल के बताई थी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस क्लास में पहले डिकोड कर लेते हैं। देखो, इस प्रकार से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग, मैं एक एक चीज़ लिखवाता जाऊँगा और उसको समझाता जाऊँगा, ठीक है। हम भारत के लोग, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के निवासी हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे संविधान का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, तो आपको बताना है भारत की जनता, भारत के लोग। तो ये है संविधान की शक्ति के स्रोत। क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत। कौन है शक्ति का स्रोत? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता। कौन? भारत की जनता। तो जो पहली लाइन, पहला टर्म है, उसका मतलब यह है कि भारत की संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। तो पहली लाइन जो है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम जो भारत के लोग हैं वो कैसा भारत चाहते हैं, वो इसके आगे की लाइनें, आगे की पंक्तियाँ समझाती है। हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को यानी भारत देश को, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा देश बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये हमारे देश का स्वरूप है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब यहाँ तक मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एक्चुअल में ये क्या दर्शाता है साथियों? ये दर्शाता है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, उसका स्वरूप क्या है, या अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो संविधान का स्वरूप कैसा है। अगर आपसे पूछे कि संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान का स्वरूप, तो साथियों इसको कुछ पॉइंट से हम समझ सकते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? वो पॉइंट देखो, एक तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, पहला क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा स्वरूप है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये चार स्वरूप हैं। मतलब हम संख्या में नहीं बताना इसको। अगर आपसे पूछे कि संविधान का स्वरूप कैसा है, तो हमें प्रस्तावना से पता चलता है कि संविधान का स्वरूप एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य मांगता है संविधान, दूसरा समाजवादी, तीसरा
पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है, और चौथा क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। तो ये हमारे संविधान का क्या हो गया, स्वरूप हो गया। अब सर एक एक करके इन शब्दों का मतलब भी समझाइए। तो पहला जो शब्द है वो है साथियों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कौन सा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पहले शब्द को समझा देता हूँ, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो कम्प्लीटली सॉवरेन स्टेट होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का साथियों यहाँ पर क्या मतलब है, अब मैं इनको शॉर्ट में समझा रहा हूँ और हमें इन सभी पदों को शॉर्ट में ही समझना है। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि अगर कोई देश है और उस देश के दो मैटर होते हैं, एक उस देश का आंतरिक मैटर होता है, आंतरिक विषय होते हैं, और एक कुछ उसके बाहरी विषय होते हैं, बाहरी मैटर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो होते हैं आंतरिक मैटर और दूसरे क्या होते हैं, बाहरी विषय या बाहरी मैटर, एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। ये दो तरह के विषय होते हैं। आंतरिक विषय में उस देश की शासन व्यवस्था, उस देश की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है, गरीबी, ये सभी चीज़ें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये जो सभी विषय है वो आंतरिक विषय में आते हैं। बाहरी विषय में किसी देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारी सीमाएं कैसी होगी, ठीक है, हम किन देशों में अपने राजदूत भेजेंगे, किन देशों में नहीं भेजेंगे, हमारी परमाणु नीति क्या होगी, किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो हमारा उस पर क्या स्टैंड है, ये जितने भी विषय आते हैं ये आते हैं बाहरी विषय। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कोई भी देश अपने आंतरिक विषयों को लेकर और बाहरी विषयों को लेकर निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी बाहरी शक्ति, बाहरी दल, बाहरी देश का अगर हस्तक्षेप नहीं है तो वह देश कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी भारत अपने आंतरिक मामलों में व बाहरी मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वे किसी राष्ट्र के या किसी विदेशी शक्ति के या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के या समूह के अधीन नहीं है। तो भारत देश कैसा देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्यों है, क्योंकि अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अब देखो इसके बाद में है समाजवादी। तो समाजवाद का मतलब क्या है, देखो समाजवादी जो अवधारणा है, समाजवादी जो अवधारणा है साथियों, ये जो है रूस जैसे देशों से आई है, ठीक है, जो पूर्वी सोवियत संघ है वहाँ से ये अवधारणा पनपी है। और कार्ल मार्क्स का इस विचारधारा पर विशेष प्रभाव है। और कार्ल मार्क्स एक्चुअली समाजवाद से साम्यवाद की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में इस वामपंथी विचारधारा को क्यों जगह दी गई, देखिए इसका मतलब समझना। समाजवाद का मतलब होता है ऐसा समाज जो समानता पर आधारित हो। कितनी अच्छी बात है, हमें ऐसा समाज चाहिए, संविधान कहता है कि ऐसा समाज चाहिए जो किस पर आधारित हो, समानता पर आधारित समाज हो। अब साथियों समानता आएगी कैसे, साथियों समानता आएगी कैसे, अगर आपको समाज में सभी को बराबर लेवल पे लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आर्थिक स्थिति पर सभी को बराबर करना होगा कि नहीं होगा। अगर एक समाज है उसमें कोई अमीर है कोई गरीब है तो क्या वह समान है, नहीं है। कोई मेयो स्कूल में पढ़ने चला जाता है, ठीक है, और कोई जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बड़ा होता है, तो क्या वह समान है, नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थितियाँ समान नहीं है। तो समानता पहली बात यह कहती है कि आर्थिक स्थिति जो है वो समान होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, संसाधनों के जितने भी स्रोत हैं, उन संसाधनों पर, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर जो है सभी का समान रूप से अधिकार हो। यानी प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम समुचित बंटवारा कर सके समाज के सभी लोगों में तो वह क्या कहलाएगा, समाजवाद कहलाएगा। यानी मूल अर्थ इसका इतना ही है, समानता पर आधारित कोई समाज वो कहलाता है समाजवाद। इसमें एक आर्थिक स्थिति और एक संसाधनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर इनकी बराबर बंटवारा हो रहा है तो वो क्या है, समाजवादी देश है, ठीक है। तो हमें भी ये चाहिए कि हमारा देश कैसा हो, समाजवादी देश हो। इसके अलावा है पंथ निरपेक्ष। देखिए कुछ किताबों में यहाँ पंथ निरपेक्ष की जगह है लिखा हुआ है धर्म निरपेक्ष। हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कहीं लिख दिया है, गलतीवश लिख दिया होगा सभी ने।
कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश, बिल्कुल भी नहीं है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष। हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है, या संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? देखो, एक होता है धर्म और एक होता है पंथ, इन दोनों में अंतर होता है। धर्म क्या होता है? धर्म को अगर आपको समझना है तो किसी समूह विशेष की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है ना, वो कहलाती है धर्म। क्या? सांस्कृतिक जीवन शैली। आप इतने साल से रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों को मनाते आ रहे हो, आपका जो पहनावा है वो सब आ जाते हैं धर्म के अंदर, सांस्कृतिक जीवन शैली में। पंथ क्या है? देखिए, पंथ यानी होता है रास्ता, और यहाँ जिस रास्ते की बात की गई है वो है वे टू गॉड। ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, यानी भगवान की तरफ जाने का, भगवान से मिलने का, अपने भगवान की पूजा अर्चना करने का, अपने भगवान को याद करने का तरीका। वो जो पंथ है ना, वे टू गॉड, भगवान से मिलने का जो रास्ता है ना, कौन सा रास्ता? भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो सबका अलग अलग होगा, उसमें राज्य का इंटरफेयर नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमने कहा कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं किसी ईश्वर के स्वरूप को मानता हूँ, और उसका जो रास्ता है वो मेरा अपना रास्ता होगा। जैसे मीरा का अपना रास्ता है और कबीर का अपना रास्ता है, ठीक है, दादू का अपना रास्ता है, सबके अपने अपने रास्ते हैं। मोहम्मद साहब का अपना रास्ता है, वो किसी ईश्वर को मानते हैं। जीसस का अपना रास्ता है, भगवान कृष्ण का अपना रास्ता है। तो सभी के अपने अपने रास्ते हैं कि वो किस भगवान को माने। उस मामले में हमारा राज्य क्या है? पंथ निरपेक्ष, यानी सभी व्यक्तियों को अपने द्वारा चुने गए रास्ते पर चलकर अपने ईश्वर की प्राप्ति करने की पूर्ण आज़ादी होगी। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। कोई भी धर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? देखो, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है, ऐसे ही श्रीलंका को देख लो आप, ठीक है। तो वो जितने भी धार्मिक राज्य हैं उनकी स्थिति आज वर्तमान में हम देख सकते हैं कि वो बंट रहे हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में बैठी है। तो ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को धार्मिक राज्य घोषित कर लिया। तो धार्मिक राज्यों में जो है बंटवारे की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन हमने कैसा राज्य चुना है? पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा, लेकिन राज्य का धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप होगा। इस पंथ निरपेक्षता का मतलब है धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप। कैसा हस्तक्षेप? सकारात्मक हस्तक्षेप। सकारात्मक हस्तक्षेप का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ संस्कृत स्कूलें चलती है जो कि संस्कृत को बढ़ावा देती है, वहीं पर कुछ मदरसे चलते हैं जो उर्दू में पढ़ाई करवाती है, उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो हमारा जो राज्य है उसको फंड देता है, ठीक है, उसे अनुदान देता है, उसे धन देता है, तो वो कहलाता है सकारात्मक हस्तक्षेप। जैसे चर्च हो गए, तो चर्च के निर्माण में, चर्च की स्कूलें भी होती है आपको पता है, तो उनके निर्माण में भी राज्य जो है डोनेशन देता है, धन देता है, तो ये कहलाता है सकारात्मक हस्तक्षेप। देखो, अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, फ्रांस एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहाँ पर कोई भी धर्म किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। वहाँ पर रहने वाला मुसलमान अगर महिला है तो वो बुर्का नहीं पहन सकती, अगर पुरुष है तो वो टोपी नहीं पहन सकता, क्योंकि वो धर्म में ना सकारात्मक, वो पूरी तरीके से धर्म को वहाँ पर प्रतिबंधित कर रखा उन्होंने। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान आज़ादी देता है अपने भगवान को, अपने भगवान से मिलने वाले रास्ते पर चलने की, ठीक है। हिंदुस्तान कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को बराबर मानेंगे। सभी धर्मों को क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। इसका एक और मतलब अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, सम धर्म समभाव। क्या लिख सकते हैं? सम धर्म समभाव। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जिसका दूसरा मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है, हम उसके सदस्य हैं, हम उसमें रहने वाले लोग हैं, तो हम सभी का सम्मान करेंगे और साथ में रहेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है साथियों इसमें,
यह है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन शब्दों का मतलब साथियों मैं आपको यही समझा देता हूँ कि लोकतंत्रात्मक का मतलब यह होता है जो शासन चलाया जाएगा वह शासन चलाने वाले लोगों का चुनाव कौन करेगा, तो वो करेंगे जनता। तो शासन किसके द्वारा चला जाएगा, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। अब इन शासन चलाने वाले प्रतिनिधियों का एक मुखिया होगा, ठीक है, एक मुखिया होगा, उसे कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, उसे कहते हैं राष्ट्रपति। अगर ये राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट, कौन, हेड ऑफ द स्टेट, ये राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हमारी जनता द्वारा चुना जाता है तो वैसा राज्य कहलाता है गणराज्य। वो क्या कहलाता है, रिपब्लिक स्टेट कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था हमारे ही चुने हुए लोगों द्वारा चलाई जाए तो वो क्या कहलाएगी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ये मूल रूप से क्या है, संविधान के स्रोत हैं, स्वरूप है। मैं चाहता हूँ तो हमने क्या क्या समझा, देखो सबसे पहले हमने समझा कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो हम भारत के लोग, भारत की जनता। संविधान का स्वरूप कैसा है तो वो हमने समझ लिया। अब हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को, अब हम यहाँ पर कुछ नागरिकों की बातें कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की हम भारत के लोग, तो लोग शब्द प्रस्तावना में एक बार आया, कितनी बार आया, एक बार ही आया है। अब आया है इसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिक शब्द जो है वो भी प्रस्तावना में एक बार ही आएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसे सवाल में पूछ लिए जाते हैं। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब देखो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट में समझाते हुए आगे बढ़ूँगा, जैसे पहले समझाया था। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं न्याय की। हमारे जो सभी नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं। ये जो बात है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात, ये हमने पूर्वी सोवियत संघ यानी जो रूसी क्रांति हुई थी उससे लिया था, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं तो आप क्या बताएंगे, 3 प्रकार से। और कौन कौन से हैं, एक है सर सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सब बराबर हैं, समाज के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो कहलाता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या, हमारे जो भौतिक संसाधन हैं उन पर सभी को समान अवसर दिया जाएगा, उनका विकेंद्रीकरण समान रूप से किया जाएगा, वो कहलाता है आर्थिक न्याय। यानी पैसे का बंटवारा, धन का बंटवारा समान रूप से हो ताकि समाज में एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग के बीच में जो खाई है उसको कम किया जा सके। फिर आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि भारत की राजनीति में भाग लेने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, यह कहलाता है राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो हमने कहाँ तक कर लिया, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये देखो सबसे पहले हमने न्याय की बात की, और न्याय कितने दिए हमने नागरिकों को, 3 प्रकार के न्याय दिए। अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है साथियों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र हमारी प्रस्तावना में किया गया है। कितनी प्रकार की,
5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र हमारे प्रस्तावना में किया गया है। पहली स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, यानी आइडिया की। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आइडिया उपजते हैं, क्या थॉट होंगे, उस पर पूरी तरीके से आपको स्वतंत्रता दी जाती है। फिर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि केवल आप बोल कर अभिव्यक्ति करें। आप जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ और मैं शांत मुद्रा में खड़ा हूँ, अब मुझे अभिव्यक्ति करनी है गुस्से की, तो मैं यूँ आके दिखाऊंगा। तो ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति। इसकी आज़ादी भी हमें हमारी प्रस्तावना में संविधान द्वारा दी गई है। फिर है विश्वास। विश्वास यानी होता है बिलीफ। क्या होता है? बिलीफ। आप किस चीज़ में आपकी आस्था है, विश्वास की जगह आस्था भी लिखा हो सकता है। ठीक है, किसको आप मानते हैं, किसको नहीं मानते, इसकी भी आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। फिर आता है धर्म। धर्म यानी रिलीजन। आपका सांस्कृतिक जीवन कैसा होगा, आपकी परंपराएं रीति रिवाज कैसी होगी, इसको चुनने का अधिकार भी हमारी प्रस्तावना आपको देती है। फिर अंतिम है उपासना। उपासना का मतलब होता है वर्शिप। क्या होता है? वर्शिप यानी पूजा। पूजा अर्चना की जो स्वतंत्रता है वो भी हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो हम कहाँ तक पहुँचे देखो। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। अवसर, इसके बाद में क्या है? अवसर और प्रतिष्ठा की समता। देखो, समता का मतलब होता है समानता, इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी। अब ये समानता किस चीज़ की है? एक तो है अवसर की और एक है प्रतिष्ठा की। ठीक है, अवसर और प्रतिष्ठा की हमें 2 प्रकार की जो समानताएं हैं यहाँ पर दी गई है प्रस्तावना में। अगर पूछे समानता या समता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है। अब जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया साथियों, आरक्षण का जो सिद्धांत आया, वो यहाँ से निकलता है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ की जो स्वतंत्रता है या समानता है, वो हमें देता है हमारा संविधान। संविधान में प्रस्तावना। अवसर यानी रिजर्वेशन, मतलब सभी को समान अवसर मिले, जो पिछड़े हैं वो अगड़ों की बराबरी कर सके, इसके लिए यहाँ पर अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब हमने प्रस्तावना कहाँ तक कर ली है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, अवसर और प्रतिष्ठा की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ये पॉइंट आप यहीं लिख लो, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और अखंडता, और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब ये जो मेजर शब्द है, एक देखो व्यक्ति की गरिमा यानी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति की गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसको जो है हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। यह भी प्रस्तावना का एक उद्देश्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो बना रहे, अक्षुण्ण रहे, उसके संदर्भ में भी प्रस्तावना में बात की गई है। यानी राष्ट्र को किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की बात भी हमारी प्रस्तावना में होती है। और इन सब को मिलाकर देखो हमारे संविधान के कुछ उद्देश्य हैं, और वो उद्देश्य क्या क्या हैं मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले कि नागरिकों को न्याय दिलाना है, फिर है कि उन्हें स्वतंत्रता दिलानी है यानी वो अपने सभी विषयों को लेकर स्वतंत्र है, फिर उनमें समानता कायम करनी है, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा भी बनाए रखनी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, और सभी में आपस में बंधुचारा भाईचारा हो। ये हमारे संविधान के क्या हैं? उद्देश्य हैं। क्या है साथियों? ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। तो बंधुता बढ़ाने के लिए अब इससे आगे जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कुछ तथ्य हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था
42वां संविधान संशोधन 1976 ये जो हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, ठीक है। उन्होंने कुछ शब्द प्रस्तावना में जोड़े जो पहले नहीं थे। उनमें जो पहला शब्द है, मैं रेड कलर से मार्क करके जाता हूँ यहाँ पर, वो है अखंडता। एक तो क्या जोड़ा? अखंडता जोड़ा, ठीक है। याद रखना ये शब्द आपको कोई बताएगा नहीं। 42वें संविधान संशोधन में एक शब्द जोड़ा गया अखंडता, एक शब्द जोड़ा गया साथियों, पीछे आ जाता हूँ मैं, एक शब्द जोड़ा गया समाजवाद। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक समाजवाद शब्द जोड़ा गया और एक शब्द जोड़ा गया गणराज्य, नहीं, पंथ निरपेक्ष, वहाँ पे चाहता हूँ पंथ निरपेक्ष। ये तीन शब्द हमारी प्रस्तावना में नए जोड़े गए थे। ये तीन शब्द हमारी मूल प्रस्तावना के समय नहीं थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, और वो तारीख कौन सी थी साथियों? आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 1949 ईस्वी, ये वो तारीख है जब हमारे संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत। और क्या किया गया? अधिनियमित। अब इन शब्दों का क्या मतलब है? अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना। जैसा कि आप सबको पता है और बॉलीवुड मूवीज़ में भी हमने देखा है कि कई बार जो है पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? एडॉप्ट कर लेते हैं। वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा अंग है, भले ही हमने इससे बायोलॉजिकली जन्म नहीं दिया पर ये हमारा अंग है। उसी प्रकार से हमने हमारे संविधान को भी अंगीकार कर लिया है, खुद के अंदर समा लिया गया है कि ये जो संविधान है हमारा खुद का संविधान है और हम इस संविधान में भरोसा रखते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे अंगीकार करते हैं, फिर इसे अधिनियमित करते हैं, यानी इसे लागू करते हैं, इनेक्ट करते हैं। ये जो है कार्य करने लग जाएगा आज से, ठीक है। किस तारीख से? 26 नवंबर 1949 से। इसके बाद हम इसे क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं, यानी अपनी आत्मा के अंदर इसको समा लेते हैं। ये हमारा संविधान हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया। ये कब की बात है? 26 नवंबर 1949 की। तो कोई पूछे कि प्रस्तावना कब लागू हुई, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950। और प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि है वो क्या है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस तारीख को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो हिंदी कैलेंडर है उसकी भी तिथि का जिक्र किया गया, ठीक है, उसकी भी तिथि का जिक्र किया गया। तो उसकी जो तिथि थी वो है मिति माघ शीस शुक्ल सप्तमी। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मिति माघ शीस शुक्ल सप्तमी, ठीक है। माघ शीस की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और संवत 2006 विक्रमी को हमने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, ठीक है। तो ये बातें जो आपको मूल रूप से ध्यान रखनी है। तो आई होप कि मैंने यहाँ तक जो है प्रस्तावना के बारे में कोई भी बिंदु ना छोड़ा होगा और जो जनरल कंपटीशन है उसमें इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, ये जो साथियों प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना आखिर क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे जो सपने हैं, हमारे सपने हैं ना, हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार है। क्या है? दीर्घकालिक विचार, यानी हम फ्यूचर में आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, किस ओर जाना चाहते हैं, उसका विचार क्या है? हमारी प्रस्तावना। अब ये किसने कहा था साथियों? तो ये स्टेटमेंट है A.K. अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसका है?
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वही धमाल मूवी वाला अय्यर है ना, मुत्तुस्वामी, वेणुस्वामी, गोपाल स्वामी अय्यर, वही अय्यर यही है। ठीक है, तो अगर प्रस्तावना को पूछे आपसे कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा, तो आप क्या बताएंगे साथियों? एक है अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखने चाहिए। एक इसमें और कहा गया है कि प्रस्तावना जो है, ये जो प्रस्तावना है ना साथियों, ये प्रस्तावना है क्या एक्चुअली? ये प्रस्तावना हमारे लोकतंत्रात्मक संप्रभु राज्य की एक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना हमारे देश की, हमारे संविधान की क्या है? हमारे लोकतंत्रात्मक संप्रभु गणराज्य की, हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। और ये जन्म कुंडली किसने कहा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो साथियों ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारे संविधान की संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कुंडली है। तो ये किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार है, ये कहा था कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, तो आधे घंटे की क्लास हो गई है। जितना मैंने सोचा था उतने टाइम पीरियड में मैंने आज प्रस्तावना को डिटेल में करवा दिया है। कल हम भाग 1 और भाग 2 अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और केंद्र राज्य संबंध से प्रधानमंत्री वगैरह सब डिटेल में करते जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर से मेरी अंतिम विनती यही है आपसे कि आप जो है मेरी क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें, और कुछ आपको और कुछ भी पूछना है कि ये नहीं बताया इसका क्या मतलब है, तो भी ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।